जल्द कीव जा सकते हैं जर्मनी, फ्रांस और इटली के लीडर्स नहीं है, ये स्टेट हेड्स हैं, बल्कि G7 समिट से पहले जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं। कौन कौन? इसमें जा सकते हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इसमें जा सकते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, इसमें जा सकते हैं इटली के प्रेसिडेंट ड्रागी। यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने पर फैसला हो सकता है। जर्मन चांसलर ने कहा था कि फोटो खिंचवाने यूक्रेन नहीं जाएंगे, तो मतलब वो कुछ लेकर जा रहे हैं अपने साथ, कोई बहुत बड़े हथियारों का जखीरा लेकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा पैकेज लेकर जा रहे हैं, पुतिन के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट लेकर जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं ओलाफ शोल्ज? क्योंकि जेलेंस्की ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया था कि आने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये नेता इस वॉर को खत्म करने की कोशिश करेंगे कीव जाकर? ग्रुप कैप्टन बनर्जी साहब, आपको उम्मीद है इनके दौरे से दोनों चीजों को कनेक्ट कीजिए। एक तरफ यूरोपियन यूनियन से जब ये आवाज उठे कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दो, और उसी के बैकग्राउंड में, उसी के बैकड्रॉप में ये बड़े बड़े जो यूरोपियन देशों के जो नेता हैं, जो स्टेट हेड्स हैं, वो कीव जा सकते हैं। इनको आप कैसे कनेक्ट करते हैं? मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो एक पार्लियामेंट्री ने जो कमेंट आप बोल रहे हैं वो उनका इंडिविजुअल कमेंट हो सकता है वो ये कमेंट को ऐसे ही बोल दिया हो, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इससे ये जो तीनों लीडर्स का जो विजिट का जो बात चल रहा है, इससे कनेक्ट नहीं करूंगा। और ये मुझे लगता है एक सपोर्टिंग विजिट होगा, जो एक यूक्रेन को ये एहसान दिलाने के हम आपके साथ हैं। मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट वो दिखाना चाहते हैं। तो इसमें मैं सवाल को थोड़ा सा अपना मॉडिफाई करता हूं। तो क्या ये जो यूक्रेन के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने ये तीनों देशों के नेता जा रहे हैं, इससे इस वॉर को खत्म करने में मदद मिलेगी? ये वॉर रुकेगी या ये वॉर प्रोलॉन्ग होगी? देखिए, जो तीनों देश जा रहा है वो तीनों देश उनकी भलाई में ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हुए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, अगर देखें फ्रांस, जर्मनी, ये सब डिपेंडेंट है। और ये जंग ज़्यादा देर चलने से यूरोपियन यूनियन को कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स का रुख थोड़ा अलग है, उनको रशिया के साथ जो उनका ट्रेडिशनल राइवलरी है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जर्मनी, फ्रांस और इटली के लिए एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है नेटो का। बैलेंसिंग एक्ट उस समय क्यों नहीं है सर संजय जी, जब जर्मनी, फ्रांस ये हथियार भेज रहे हैं, टैंक भेज रहे हैं यूक्रेन को, वो ये क्यों नहीं कहते यूक्रेन से कि समझौता करो? जेलेंस्की अड़े हुए हैं कि कोई शर्त पे समझौता नहीं होगा। संजय जी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आप ये बात मान के चलिए कि दो चीज़ें साथ साथ चल रही है। एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है और दूसरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। तो जिस तरीके का स्टेटमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आया न्यूक्लियर इश्यूज़ को लेके, मुझे लगता है एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है, एक बैलेंस करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी भी अमेरिका और मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं पर भी ये नहीं दिख रहे कि वो यूक्रेन में वॉर खत्म करना चाहते हैं। वो अभी तो मिलिट्री असिस्टेंट देने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। मैंने इंडिया टुडे के लिए एक आर्टिकल लिखा है। देखो, अभी जो लड़ाई चल रही है ये कन्वेंशनल लड़ाई है, इसमें अभी तक कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल हुए, तो उसकी आशंका है। अभी जिस प्रकार से लड़ाई चली है, ना तो रूस जीत पाया है और ना ही जेलेंस्की हारा है, यानी कि युद्ध अभी कांटे की टक्कर में है। और हर एक देश के ठीक है सर, मैं इस चीज को एक सवाल इसमें और जोड़ता हूं। आप कह रहे हैं यूक्रेन हारा नहीं, रूस जीता नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन जो एक कॉरिडोर बना दिया है रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन से क्रीमिया तक, और जिस तरह से सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन पर रशियन फौज का कब्जा है, आप तो जनरल हैं, आप समझते हैं इस चीज को, क्या ये रूस की जीत नहीं है? क्या लैंडलॉक कंट्री में यूक्रेन को बदलना यूक्रेन की हार नहीं है? देखो, जब आप जीत की बात करते हैं, जीत किस जो मुद्दे थे उन पर शुरू हुआ था युद्ध शुरू हुआ था पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना, उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलटना, ये सारे जो थे इस पर युद्ध शुरू हुआ। ये रूस का मोटिव था कभी? ये बिल्कुल था मोटिव। दलदल बना दिया, बेसिकली यूक्रेन को दलदल बना दिया कि रूस और बाकी जो वहां पे खप जाए, अपनी सारी शक्ति को एग्जॉस्ट कर दे। मुझे जो लग रहा है कि वहां से उसको रशिया को निकालने का मौका दे ही नहीं रहे कि आप उलझे रहिए और हम अपना काम करते हैं। देखो, जो रशिया भी ट्रैप हो गया है, यानी कि फंस गया है, ना तो निकल सकते। आप कह रहे रशिया ट्रैप हो गया है? ट्रैप, बिल्कुल ट्रैप इसलिए हुआ है कि देखो, अभी इस हालात में वो युद्ध नहीं खत्म कर सकता, चाहे उसने कॉरिडोर बना लिया है, उसने अपना जो है लुहांस और डोनबास का एरिया जो है सिक्योर कर लिया है, पर जो उसके मेन मुद्दे थे कि मेरा जो पश्चिमी फ्रंट है वो सिक्योर हो जाए, वो नहीं हुआ सिक्योर। ठीक है शैल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, जो लार्जर पिक्चर है, रूस और यूक्रेन की ये वॉर कहां तक पहुंची है, और क्या रूस, आपको भी लगता है, वाकई ट्रैप हो गया और पुतिन के पास अब कोई यहां पर रास्ता नहीं बचता? और इसी से जुड़ता हुआ सवाल, क्या इसी झल्लाहट में, इसी इरिटेशन में, क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक जैसा भी कोई फैसला कर सकते हैं?
इससे पहले में ना आपका वो जो पहले वाला सवाल था उसको जरूर इवैल्यूएट करें। अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखें कि व्हाई न्यूक्लियर वेपन्स फॉर यूक्रेन, ये क्यों देना चाहते हैं। इसी तरह दूसरी बात, ये यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं ये एकदम से यूक्रेन क्यों विजिट करना चाहते हैं। उसका रीजन है कि यूरोप, यूएस बड़ा क्लियर है कि ये लड़ाई यूक्रेन के ही बैकयार्ड में रहनी चाहिए, मेरे कंट्री के बैकयार्ड में ना आ जाए। क्योंकि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन को दे दिए तो रशिया जो है वो यूक्रेन पर ही अटैक करेगा, मेरी कंट्री में नहीं आएगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि भाई वो तो यूक्रेन से फायर हो रहा है, वो तो यूक्रेन के ऊपर हो रहा है जो भी हो रहा है। जहां तक बात है आपका जो आखिरी सवाल था कि रशिया की बौखलाहट, देखिए रशिया इस समय स्ट्रैटेजीज जो हैं उसके टैक्टिकल एम हैं। टैक्टिकल एम उसका था कि ईस्ट और साउथ अप टू क्रीमिया मैं किसी तरह पहले इसको ले लूं। अगर उसने कीव शुरू से लेना होता तो वो 64 किलोमीटर का लाइनअप कभी नहीं दिखाता। यही सवाल था मेरा, कीव के मुहाने पर, दरवाजे पर पहुंचकर रशिया वापस आया है, तो वो वापस क्यों आया? क्या उसके टारगेट में कभी कीव लेना था? बिल्कुल कीव लेना था और वहां की सत्ता बदलनी थी, क्योंकि इतना देखो यूक्रेन की स्ट्रेटजी थी शहरों के अंदर लड़ना, और रशिया के पास उतनी इन्फेंट्री और ग्राउंड ट्रूप्स नहीं है। कोई शहर में आप मानते हैं इस बात को? देखिए मैं थोड़ा सा सर को बोलूंगा कि इसको आप एक और तरीके से इवैल्यूएट करें। हाँ, जब आप मिलिट्री कमांडर के तौर पर जब प्लान करते हैं तो आपका स्ट्रैटेजिक विजन होता है, लेकिन टैक्टिकल कमांडर्स जैसे जैसे सिचुएशन आती जाती है वो अपने आप को चेंज करते हैं। अब जरूरी तो नहीं, देखो मुझे आप एक बात बताइए, 64 किलोमीटर का लाइनअप कीव के बाहर आप क्यों दिखाएंगे? ये एक टैक्टिकल एरर कभी कोई करेगा? आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो मैं एक खबर लेना चाहता हूं, एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर था कीव के ऊपर ताकि कीव की गवर्नमेंट हिल जाए और ज़ेलेंस्की जो है सरेंडर कर जाए। दूसरी बात, देखो जो लिमिटेड लड़ाइयां होती हैं, कुछ हफ्ते की होती हैं, कुछ दिन की होती हैं, कुछ महीनों की नहीं। ये लड़ाई तो जो महीनों चल रही है, तो ये लिमिटेड वॉर में जो है इतनी लंबी लड़ाई चलना, इसका मतलब है कि रशिया जो है अपने मुद्दों को तो यहाँ पर जो बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो ये कि रशिया और यूक्रेन के इस वॉर पर अभी आप किसी फैसले पर मत पहुंच जाइए कि रूस जीत चुका है, यूक्रेन हार चुका है। हाँ, रूस को कुछ एडवांटेज हासिल हुई है, लेकिन क्या वो रशिया के लिए कहीं कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज की? इस पर भी आपको सोचना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।